नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 15 परिश्रम के व्याकरण से संबंधित प्रश्न करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले इन पंक्तियों को देखते हैं। श्रम सुख वैभव का है दाता, उज्ज्वल भविष्य का निर्माता, सौभाग्य विधायक जन जन का, तुम भी इसका सम्मान करो, श्रम दान करो, श्रम दान करो। श्रम से ही खेती लहराती, धरती है सोना उपजाती, इसका संबल अपना करके भारत को स्वर्ग समान करो, श्रम दान करो, श्रम दान करो। अब देखते हैं पहला प्रश्न। ऊपर दी गई कविता की पंक्तियों में सम्मान और समान शब्दों का उच्चारण लगभग समान है कि एक जैसा ही है। ये देखिए, यहाँ पर ये दिया गया है सम्मान और यहाँ समान, तो इन दोनों का उच्चारण जो है वो एक ही समान है, परंतु इनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। सम्मान और समान शब्दों के अर्थ के अंतर को स्पष्ट करने के लिए इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सम्मान का अर्थ होता है किसी का आदर करना, किसी को मान सम्मान देना, और समान का अर्थ होता है एक जैसा। जैसे मान लीजिए दो लड़के हैं, मोहन और सोहन, कि दोनों का ही कद एक समान है, मतलब कि एक जैसा है, मतलब इक्वल बराबर है, वो इक्वल है वो लंबाई में। तो यहाँ पर देखते हैं सम्मान का हमने क्या बनाया वाक्य। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, और समान का क्या बनाएंगे समान। बेटा बेटी को समान अवसर देने चाहिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, हमें बेटा बेटी को समान यानी कि एक जैसे अवसर देने चाहिए, और हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, यानी कि उनका आदर करना चाहिए, उनका आदर सत्कार करना चाहिए। इसी प्रकार संबल और सबल का अर्थ स्पष्ट करने के लिए इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ संबल का अर्थ होता है किसी का सहारा बनना, किसी को सहारा देना, ठीक है। और सबल का अर्थ होता है ताकतवर। तो यहाँ पे संबल का बनाते हैं, मुश्किल समय में अपने ही हमारा संबल बनते हैं, यानी कि मुश्किल समय में हमारे अपने ही हमारा क्या बनते हैं संबल, यानी कि सहारा बनते हैं। और सबल का क्या बनाएंगे, अशोक या सम्राट अशोक एक सबल राजा थे, यानी कि ताकतवर राजा थे। याद रखिए, ऐसे अनेक शब्द हैं जो बोलने और सुनने में एक जैसे लगते हैं, मगर उनके अर्थ भिन्न होते हैं। कि बोलने और सुनने में तो हमें एक जैसे लगेंगे, लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो अलग अलग होता है। ऐसे शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, समरूपी, यानी कि सम मतलब एक जैसा, रूप है जिनका, पर भिन्नार्थक का अर्थ है भिन्न अर्थ वाले शब्द, ठीक है। आगे देखते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के उचित अर्थ छांट कर लिखिए। ये शब्द हैं और ये अर्थ है। ये देखिए, अनल अनल, अनिल, और, बहु बहु। तो अनल का अर्थ क्या होता है, अग्नि होता है, और अनिल का अर्थ क्या होता है, हवा। देखिए, बोलने में और देखने में लगभग एक समान ही है अनल अनिल, लेकिन अर्थ क्या है दोनों के ही भिन्न है। अब ये देखिए, और ये वाला और होता है तरफ, और ये वाला तथा। बहु बहुत, बहु वधु, इस बहु का अर्थ होता है बहुत, और इस बहु का अर्थ होता है वधु। अब ये देखिए, इनमें सिर्फ केवल मात्रा का ही अंतर है, इन दोनों में भी केवल मात्रा का ही अंतर है, और वैसे लगभग दिखने में एक समान है ये, लेकिन अर्थ दोनों के ही भिन्न भिन्न हैं। आगे प्रश्न 4। नीचे दिए गए
शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब ये शब्द दिए गए हैं, हमें इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। बेर, बैर, ये देखिए केवल मात्रा का ही अंतर है, लगभग दोनों समान है और दोनों का ही अर्थ क्या है, भिन्न है। बेर, हमारे घर में बेर का पेड़ है। बेर होता है एक फल। और बैर, किसी के साथ भी ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना या बैर रखना। ठीक है, हमें किसी से बैर की भावना नहीं रखनी चाहिए। दिन, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। और दीन, हमें दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। तो ये देखिए दिन और दीन केवल एक मात्रा के अंतर से ही दोनों के अर्थ में भिन्नता आ गई है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए चित्रों के सही नाम छांट कर लिखिए। अब ये चित्र देख के तो आप स्वयं भी इनके नाम इस कोष्टक में से छांट कर लिख सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा है कि यह क्या है, गृह, यह है गृह, और ये क्या है, ग्रह। कड़ाही, कढ़ाई, कढ़ाई, कढ़ाई। नीड़, नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। नीर, जल। जलज, जलज जो जल में पैदा हो उसे क्या कहते हैं, कमल। और ये क्या है, बादल, जलद, इसे क्या कहते हैं, जलद का एक अर्थ बादल भी है। आगे बढ़ते हैं। उचित शब्द छांटकर नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। चोट लगने के बाद भी सीमा डैश रही थी, हंस या हंस। हाँ, ये है हंस और ये हंस, तो हंस रही थी। आज परीक्षा का परिणाम निकलने वाला है। यहाँ पर दिया गया परिमाण और परिणाम, तो ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। परिमाण अलग है और परिणाम अलग है। तो परिणाम का अर्थ होता है नतीजा। ठीक है, मैंने गीता को कई डैश कक्षा में ऊँघते हुए देखा है। कई बार या कई बार, कई बार। ठीक है, कई बार, वार नहीं होगा, वार तो दिन होता है, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार। ठीक है, करीना छठी कक्षा की सबसे डैश छात्रा है। योग्य या योग, योग्य। सविता चलते चलते दक्षिण डैश की ओर मुड़ गई। दशा या दिशा, दिशा की ओर। दशा तो अवस्था होता है कि कोई व्यक्ति किस दशा में है, किस अवस्था में है ना। और दिशा का अर्थ होता है कि किस दिशा की ओर जा रहा है, डायरेक्शन। आओ दोहराएं। नीचे दिए गए वाक्यों को उचित विशेषण शब्द से पूरा कीजिए। विशेषण, विशेषण क्या होते हैं, हमने पहले भी ये पढ़ा है। विशेषण किसी संज्ञा और स्वरनाम, ऐसे शब्द जो संज्ञा और स्वरनाम की विशेषता बताते हैं, उनकी विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे काली गाय, चतुर लड़का। तो इसमें काली क्या है, विशेषता है और विशेषण शब्द है। और गाय क्या है, एक संज्ञा शब्द है। तो गाय की विशेषता क्या है कि वह काली है। ठीक है, इसी तरह से पहाड़ पर डैश फूल खिले थे, रंग बिरंगे, रंग बिरंगे फूल खिले थे। मोहन डैश लड़का है, ईमानदार। लड़का कैसा है, ईमानदार। फूल कैसे हैं, रंग बिरंगे। तो फूलों की विशेषता क्या है कि वे रंग बिरंगे हैं। लड़के की विशेषता क्या है कि वह ईमानदार है। कोयल डैश गीत गाती है, मधुर। कैसा गीत गाती है कोयल, मधुर। थैले में डैश आम डाल दो, थोड़े से। कितने आम, थोड़े से। बाहर डैश लोग खड़े हैं, कुछ। बाहर कुछ लोग खड़े हैं। डैश किताब मेरी है, वह किताब मेरी है। करेला डैश है, कड़वा। कि कैसा है करेला, कड़वा। आगे प्रश्न 8, नीचे दिए गए
वाक्यों में मोटे काले शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द चुनकर खाली स्थान में भरिए और वाक्य पूरे कीजिए। यह मेरा सौभाग्य है, जैसे ये सौभाग्य, जो भी मोटे काले शब्द हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि आपसे मुलाकात हुई, मगर डैश से मैं आपकी कविता ना सुन सका। सौभाग्य का क्या होगा उल्टा? दुर्भाग्य। ये यहाँ दिया भी गया है, आप कोष्टक में से भी छांट कर लिख सकते हैं। हमें सुख डैश में एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, सुख दुख। यह भवन तो नूतन है मगर डैश काल का है, पुरातन। नूतन का उल्टा अर्थ क्या होता है? पुरातन। हमें सभी का सम्मान करना चाहिए, किसी का डैश नहीं करना चाहिए, अपमान। सम्मान अपमान। अगला प्रश्न, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें कोई ना कोई गलती है। आप उस गलती की पहचान करते हुए घेरा लगाइए और वाक्य को सही करके लिखिए। जैसे पहला उदाहरण देखते हैं, मोहन जी बाहर बैठा है। तो इसे सही करके कैसे लिखा है? मोहन जी बाहर बैठे हैं। अगला देखते हैं हम, उसने संकट में मेरा साथ दिया। तो सही करके, ये गलती है इसमें, संकट नहीं होता, संकट होता है। उसने संकट में मेरा साथ दिया। अगला, खांसी की दवाई बहुत कड़वा था। तो ये कड़वा था में गलती है, तो यहाँ पर हम सही करके लिखेंगे, खांसी की दवाई बहुत कड़वी थी। यह भवन बहुत लंबी चौड़ी है। यह भवन बहुत लंबा चौड़ा है। तो लंबी चौड़ी पर घेरा लगाएंगे क्योंकि ये गलत लिखा है, लंबा चौड़ा, क्योंकि इस वाक्य के हिसाब से ये सही नहीं बैठ रहा है। यह भवन बहुत लंबा चौड़ा आना चाहिए ना, लंबी चौड़ी नहीं आएगा, तो ये अशुद्ध दिखता है, अशुद्ध वाक्य बन जाता है ये। क्या आप खाना खाएगा? तो ये खाएगा में गलती है, क्या आप खाना खाएंगे? ठीक है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों को संज्ञा सर्वनाम विशेषण के खंडों में अलग अलग करके लिखिए। तो देखते हैं, संज्ञा शब्द यहाँ पर, सर्वनाम शब्द यहाँ और विशेषण शब्द यहाँ। विशेषण आप जानते ही हैं किसे कहते हैं, जो भी संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है। अब हम, अगर हमें राम के बारे में कुछ बताना है तो हम पहले बोलेंगे राम एक अच्छा लड़का है। अब हम बार बार राम का नाम नहीं लेंगे, हम आगे बोलेंगे वह छठी कक्षा में पढ़ता है। तो अब उसके लिए हमने राम की जगह वह का यूज़ कर लिया, तो वो क्या है? सर्वनाम है। ठीक है। और संज्ञा शब्द, संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी जाति का, भाव का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा शब्द कहते हैं। ठीक है। तो देखते हैं, ये कोष्टक में दिए गए हैं, बचपन, आप, मीठा, वीर, तुम, नदी, पुस्तक, कोई, खारा। अब बचपन क्या है? बचपन एक संज्ञा शब्द है। बचपन क्या है? एक संज्ञा शब्द है, तो वो यहाँ आएगा। आप हम किसके लिए यूज़ करते हैं? किसके लिए प्रयोग में लाते हैं? किसी भी अन्य पुरुष के लिए, तो वो सर्वनाम में आएगा, आप। मीठा विशेषण है। आप किसी भी विशेषण के आगे कोई भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द लगा के देख लीजिए, जैसे मीठा आम, मीठे फल, ठीक है ना, मीठा रसगुल्ला। अब उसके बाद वीर, वीर क्या है? वीर भी एक विशेषण शब्द है। वीर राजा, वीर लड़का। तुम एक सर्वनाम शब्द है। नदी एक संज्ञा शब्द है। पुस्तक, पुस्तक क्या है? एक संज्ञा शब्द है। कोई
क्या है, सर्वनाम शब्द, और खारा क्या है, एक विशेषण शब्द है। तो इस तरह से हमने इनको अलग अलग भागों में बांट दिया कि ये संज्ञा शब्द हैं, ये सर्वनाम शब्द और ये विशेषण शब्द। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। नीचे दिए गए अनुच्छेद को उचित प्रसर्गों अथवा कारक चिन्हों द्वारा पूरा कीजिए। कारक चिन्ह आपको पता ही है क्या होते हैं, का, के, की, रा, रे, री, में, पर, ठीक है ना। जितने भी ये शब्द हैं इन्हें क्या कहते हैं, हम कारक चिन्ह कहते हैं। तो इन्हीं के प्रयोग से हमें इन खाली स्थानों को पूरा करना है। कविता ने बाजार जाकर ढेर सारे फल खरीदे। उसके भाई ने केवल एक पेन खरीदा। कविता अभी आगे बढ़ी ही थी कि उसे अपने भाई की चीख सुनाई दी। वह जमीन पर गिर पड़ा था। उसकी जेब में रखा पेन भी बाहर गिर पड़ा। कविता ने अपने भाई को उठाया और पूछा, तुम कैसे गिर पड़े? उसके भाई ने जवाब दिया, सड़क पर केले का छिलका पड़ा हुआ था। मेरा पैर उस पर पड़ गया और मैं फिसल गया। मैंने अपने दोस्त के लिए पेन खरीदा था, वह भी जेब से बाहर गिर पड़ा। कविता का भाई चल नहीं पा रहा था। कविता ने रिक्शे वाले को आवाज़ दी। दोनों रिक्शे से घर पहुँचे। तो जहाँ पर भी रिक्त स्थान था वहाँ पर हमने कारक चिन्हों के प्रयोग से इन वाक्यों को पूरा किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। परिश्रम ही उन्नति और सफलता का आधार है। विषय पर 100-150 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। तो परिश्रम यानी कि मेहनत ही उन्नति, किसी भी व्यक्ति की उन्नति का और सफलता का आधार है। इस पर हमें अनुच्छेद लिखना है। तो आप ये प्रश्न स्वयं करेंगे, ठीक है। सभी बच्चे सुंदर सुंदर लिखाई में यह प्रश्न अपने आप करें। इस अनुच्छेद को खुद लिखेंगे। आपको बताना है कि परिश्रम करने के क्या क्या लाभ होते हैं हमें, जिससे हम उन्नति और सफलता प्राप्त कर सकें। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।